बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र लेसन 2 संघवाद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह क्या हैं, और इसके पहले भी मैंने बच्चों आपके लिए वीडियो तैयार किया था, उसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और ऐसा इसलिए 2 बार किया गया ताकि यह टॉपिक और आपको और आसान लगे, समझने में आसानी रहे। तो आइए देखते हैं इस लेसन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला बिंदु है, संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं। अर्थात संघीय शासन जो है उसमें शासन की जो सत्ता है वह 2 या 2 से अधिक स्तरों पर होती हैं, जो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। दूसरा है, संघीय व्यवस्था में प्रत्येक सरकार के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन संविधान में किया गया है। तीसरा बिंदु है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों द्वारा ही होते हैं। अदालतों को संविधान और दोनों स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अगला बिंदु, संघीय शासन व्यवस्था का कार्य देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना होता है। अगला बिंदु है, भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। अगला बिंदु है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची कहलाती है। और यह अंतिम बिंदु है, संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं। यानी हमारी जो संघ सूची है संविधान की, उसमें 97 सब्जेक्ट हैं जिसको शामिल किया गया है। तो ये थे इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु। और आइए आप देखते हैं बच्चों इस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह कैसे हैं, किस प्रकार के आते हैं और आपको कैसे करना है 10th क्लास में। पहला है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो राइट आंसर क्या है, 40%। ये देखिए नीचे आंसर भी दिया गया है। आंसर क्या है इसका, 40% जो भारतीय लोग हैं उनकी भाषा क्या है, मातृभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, और वे हैं 22। और अगला क्वेश्चन, एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, गठबंधन सरकार। यानी एक सरकार जो कई राजनीतिक पार्टियों को साथ में लेकर एक पार्टी का निर्माण करती है, तो वो कौन सी सरकार कहलाएगी बच्चों, गठबंधन सरकार। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। आपको सबको पता होगा नगर निगम का जो प्रमुख है उसे हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ये देखिए आंसर है, नगर निगम के प्रमुख को हम मेयर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर हमारे देश का जो राज्य है उसको विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद है उसका निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली संस्थाएं, नगर पालिका और नगर निगम। ये पहला ऑप्शन राइट है। उसके बाद, निम्नलिखित में कौन सा विषय पूछा गया इसमें केंद्र सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें केंद्र सूची में जो कानून और सुरक्षा है वह नहीं शामिल है। अगला है,
केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो ये है 3 सूचियों में किया गया है। अगला है बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसको 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और एक कोई आंसर राइट होगा। आपको जो राइट आंसर उस पर टिक मार्क करना होगा। अगला जो क्वेश्चन का स्वरूप है वह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 अंक वाले, और इसमें आपको 1 लाइन का आंसर देना होता है। और इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी शक्तियां जब स्थानीय स्तर पर विभाजित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला है, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? नगर पालिका और ग्राम पंचायत ये स्थानीय स्तर की संस्थाएं हैं बच्चों शासन की। तो इसमें कितने लोगों का चुनाव होता है? लगभग 36 लाख। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? आपने ऊपर पढ़ा भी, आंसर है जम्मू कश्मीर। स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? तो ये भी आंसर आपने ऊपर देखा, नगर पालिका और नगर निगम। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में संघीय सरकार है। और यह बेल्जियम, श्रीलंका, ये आपने लेसन 1 में सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर मैंने कराया था उसमें बहुत विस्तार से समझा रखा है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, तभी इस लेसन को समझ पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो कई पंचों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। अगला, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? जो समवर्ती सूचियां हैं संविधान की वह केंद्र और राज्य सरकारें बनाती हैं। उसके बाद है लघु आंसर या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर हैं। पहला है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? जो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उसका बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो संघ सूची प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय महत्व के विषय। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना शामिल हैं। और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वे विषय जो ऊपर के 3 जो ये हैं अधिकार क्षेत्र सूचियों में नहीं हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। जो स्थानीय सरकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने स्थानीय सरकारों को जो शक्तियां प्रदान की हैं उनका महत्व क्या है? तो पहला जो इम्पोर्टेंस तो वह है, अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। यानी जो लोकल की जो प्रॉब्लम है वह ऊपर लेवल पर ना जा करके अपने स्थानीय स्तर पर उस समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है। दूसरी विशेषता यह है या महत्व यह है, लोगों की इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। जो विकास के लिए मद आता है, जो विकास की व्यवस्था के लिए पैसे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो पैसा है वह सही जगह पर विकास में लगता है और कैसे खर्च करना है ये भी स्थानीय सरकारों के द्वारा ही ज्ञात होता है। अगला बिंदु है, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव होता है।
सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का भागीदार बनना, और अंतिम है इसका स्थानीय शासन के सत्ता का विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना विकास का एक प्रमुख आधार है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। जो बेल्जियम की व्यवस्था थी शासन की, उससे मिलती जुलती क्या है? भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं या उन्हें दे दी गई हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती हैं। ये भारत और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था की अलग अलग व्यवस्था है। अगला है 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो क्या प्रयास किए गए थे 1992 में विकेंद्रीकरण के लिए? तो पहला बिंदु है इसमें स्थानीय निकायों को चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य किया गया। दूसरा, कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा। उसके बाद अगला है संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। तो पहली व्यवस्था जो विशेषता है संघवाद की, संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय और राज्य सरकारों में बटी होती है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से स्तर की सरकारें होती हैं। बच्चों, आप भारत देश में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो सरकार है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर स्थानीय प्रशासन के रूप में बटी हुई है। तो आपको ये लेसन और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और जितने ये बिंदु मैं बता रही हूँ आपको, पहला, दूसरा और जितने हैं 5 के 5 आपको समझ में आ रहे होंगे कि जैसे पहले मैंने बताया केंद्रीय सरकार अन्य सरकारों में बटी है, यानी केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय शासन। इस प्रकार से जो शक्ति है इसका विभाजन 2-3 स्तरों पर किया गया है। और अगला बिंदु, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर। और दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्या हैं और राज्य सरकार के क्या राइट है, वे सब संविधान में लिखित वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की भाषा नीति क्या है? तो पहला बिंदु है भारत में किसी एक भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ध्यान रखा गया है। अगला क्वेश्चन, 1992 से पूर्व विकेंद्रीकरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। 92 से पूर्व जो विकेंद्रीकरण का स्वरूप था, सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकार के अधीन रखी गई थी। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नियत समय पर नहीं कराए जाते थे। स्थानीय संस्थाओं के पास ना अपना अधिकार था और ना ही संसाधन था। तो ये बच्चों 1992 के समय में था। अगला है क्वेश्चन, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करें। एकात्मक सरकार क्या है और संघात्मक सरकार क्या है, ये आपको अलग अलग स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती है। इसमें एक ही नागरिकता होती है और केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती है। ये था एकात्मक शासन व्यवस्था
और अब देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो पहला इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है। दूसरा बिंदु है, इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। ये संघात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। यानी केंद्र और राज्य के संबंध में जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में आपको लिखना है। पहला है, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें होना। गठबंधन सरकारों के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी। केंद्र राज्य तनाव में कमी होना। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार और केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों का ख्याल रखना। अगला क्वेश्चन, पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन करें। यानी स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था है उसकी जो मुख्य समस्याएं हैं, ये जो परेशानियां हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली जो समस्या है वह है जागरूकता का अभाव, धन का अभाव, अधिकारियों की मनमानी होना, जन सहभागिता में कमी होना। और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। ये पंचायती व्यवस्था की विशेष जो कमियां थी वह आपको बताई गई। अगला है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को लिखें। तो आपको बताना है कि भारत क्या है, संघीय व्यवस्था वाला देश। इसके आपको कुछ तथ्य बताने हैं। तो पहला है बच्चों, भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार है। ये पहला तथ्य है, यानी पहला प्रूफ है। और दूसरा क्या है, भारत में लिखित एवं विस्तृत संविधान है। तीसरा, प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित है। उसके आगे बच्चों, संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना। वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत होना। अगला क्वेश्चन है, संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयां या कमियां आप कह सकते हैं। जो संघवाद व्यवस्था है इसकी 3 कौन कौन सी जो कमियां हैं आपको वो बताना है। तो पहली तो जो कमी दिखाई देती वह है कि केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। दूसरी है, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। संसद को अधिकार अधिक देना। और इसके अलावा बच्चों, धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप। ये जो कमियां थी आपको बताई गई। आगे है संघीय व्यवस्था की 4 विशेषता। पहली है, सरकार एक से अधिक प्रकार की होती है। सत्ता का विभाजन होता है। प्रत्येक सरकार का अपना क्षेत्र अधिकार निश्चित होता है। और दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। उसके बाद सरकार का एकल रूप क्या होता है, यानी एकात्मक स्वरूप क्या है। 3 विशेषताएं। पहला है, जब सरकार का स्तर एक होता है, इससे अलग उसकी उप इकाइयाँ होती हैं जो उसके अधीन काम करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए आदेश पारित करती है और मुख्य शक्ति केंद्रीय सरकार के पास ही होती है। उसके बाद है, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच 4 विभेद, यानी 4 आपको अंतर बताना है कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। तो पहला है, संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक सरकार में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। संघीय प्रणाली में राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं
तथा वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। संघीय प्रणाली में संविधान के मौलिक प्रावधान केंद्रीय विधायिका द्वारा एक पक्षीय रूप में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसा संभव है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के 3 स्तरीय विभाजन की व्याख्या कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच, तो पहली है संघ सूची। इसके अंतर्गत संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया जाता है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय और समवर्ती सूची में साझे महत्व के विषय शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार राज्यों के निर्माण में सफल रही है? 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारे देश की संघीय शासन व्यवस्था है, इसके द्वारा राज्यों का निर्माण हुआ है, यह व्यवस्था कितनी सफल रही है, आपको इसके बारे में बताना है। तो कहाँ तक सफल रही है, उसका क्या प्रूफ है हमारे पास? तो पहला बिंदु है, संघीय व्यवस्था भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में सफल रही है। संघीय से जो व्यवस्था थी उससे क्या हुआ, राज्यों का गठन हुआ। और दूसरा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सफल प्रयास रहा। कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल तथा जातीय विभिन्नताओं की पहचान हेतु किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की भाषा नीति की 4 विशेषताएं लिखिए। तो 4 विशेषताएं क्या है भाषा नीति से संबंधित? संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दी। और इसके अलावा जो अंतिम बिंदु है, हिंदी को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति है, लेकिन दूसरे राज्यों पर हिंदी को थोपा नहीं जा सकता। विकेंद्रीकरण के क्या लाभ हैं? कोई 3 लाभ बताइए। विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण से तानाशाही प्रवृत्ति समाप्त होती है। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान होता है और प्रजातांत्रिक मूल्यों को शक्ति मिलती है। ये विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं और इनके लाभ भी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश में सरकार के तीसरे स्तर को अधिक प्रभावशाली क्यों बनाया गया? तो पहला है इसका कारण, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर स्थानीय सरकार का निर्माण करने के लिए स्थानीय लोगों को सत्ता में शामिल करके देश के विकास में सहायक बनाया गया और महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो, इसके लिए संविधान ये संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई, इसके जो विशेषता है, पहली है स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन, समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा करना, समय तथा धन की बचत और स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास और जागरूकता करना। भाई पंचायती राज व्यवस्था जो बनाई गई, क्यों बनाई गई कि जो सत्ता हमारी है इसको विभिन्न स्तरों पर विभाजित जब किया गया, ये पहले लेवल, फिर दूसरे पर लेवल पर देखिए, फिर उसके बाद तीसरे लेवल पर जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, वो इसीलिए बनाई गई कि इससे जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं इनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाए और इससे क्या होगा, सरकार का समय और धन की बचत होगी। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं बच्चों, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और उनमें जागरूकता की भावना आएगी कि हमें अपने क्षेत्र में समस्याएं नहीं बल्कि समाधान लाना है। इसके बाद केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो क्या बदलाव आए हैं? राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा सरकारों का गठन, गठबंधन सरकारों का आगमन जिससे केंद्र सरकारें मनमानी नहीं कर सकती, केंद्र राज्यों के बीच तनाव में कमी होना और केंद्र और राज्यों के संबंधों में सुधार होना। ये था केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों में जो बदलाव आए हैं उनके बारे में। अगला है
पंचायतों की 3 परेशानियाँ कौन सी हैं उनका बारे में बताना है। पहला है जागरूकता का अभाव, पंचायतों के चुनाव से संबंधित परेशानी, गुटबंदी की शुरुआत हो गई, धन का अभाव हो गया और अधिकारियों की मनमानी बढ़ गई। तो बच्चों, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जहाँ उसके कुछ लाभ थे तो वहाँ हानि भी ये दिखाई गई। फिर है संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयों की या कमियों को बताना है आपको। संघवाद व्यवस्था लागू की गई, इनकी जो मुख्य कमियां कौन थी। पहला है केंद्रीय व्यवस्था का अधिक प्रभावशाली होना, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को प्राप्त होना, संसद को अधिक अधिकार प्राप्त होना और धन का बंटवारा भेदभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो ये था बच्चों लेसन संघवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर और ये ऑब्जेक्टिव फिर लॉन्ग इस तरह से आपको बता दिए गए हैं। एक एक बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आपके स्टडी मटेरियल से संबंधित जो वीडियो तैयार की जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।